आज की क्लास में राज व्यवस्था, गैर संवैधानिक संस्था। इन देश में दो तरह की संस्थाएं काम करती हैं, एक संवैधानिक संस्था और दूसरे गैर संवैधानिक संस्था। इसके लिए एक और शब्द का उपयोग किया जा सकता है, असंवैधानिक। संवैधानिक गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। तीन शब्द का प्रयोग, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। संवैधानिक यानी जिसका वर्णन संविधान में है, संविधान में है। गैर संवैधानिक जो संविधान में नहीं है। संवैधानिक यानी जो संविधान में है, गैर संवैधानिक जो संविधान में नहीं है, असंवैधानिक जो संविधान के विरुद्ध है। जो संविधान के विरुद्ध है। संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था, ये दो संस्थाएं भारत में काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, गैर संवैधानिक जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। यानी संसद के संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया। संसद के संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया। तो ये गैर संवैधानिक होगा, अर्थात संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक समय समय पर आवश्यकताओं के अनुरूप इस प्रकार के आयोग का गठन करना पड़ता है। संविधान में निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, पिछड़ा आयोग, वित्त आयोग,
ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका वर्णन अधिकार कार्यक्षेत्र संविधान में वर्णन किया गया। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी आवश्यकताएं महसूस हुई तो अन्य आयोगों का गठन किया गया और उसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई। ऐसी संस्थाओं का वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए यह गैर संवैधानिक कहलाता है और असंवैधानिक यानी जो संविधान के विरुद्ध है। तो गैर संवैधानिक संस्थाओं में योजना आयोग, जो अब अस्तित्व में नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसे कब समाप्त किया गया? 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त किया गया। इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। अगस्त में योजना आयोग का उन्मूलन किया गया, योजना आयोग को स्क्रैप कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ये सब गैर संवैधानिक संस्थाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय सूचना आयोग, इसे केंद्रीय सूचना आयोग भी कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है जो या तो सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा इसकी स्थापना की गई
या फिर संसद द्वारा संकल्प पारित करके इसकी स्थापना की। इसमें दो आयोग के बारे में आज बताएंगे। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संस्था कार्य कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद या मानवाधिकार परिषद। इस आयोग की जो जिम्मेदारी है, मानव से जुड़े, मानव के जीवन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करता है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए, मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए अधिकारों की रक्षा करता है। ये कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जो अधिकार हैं? स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत सम्मान। ये कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन कौन से अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं? स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत सम्मान। ये मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए अधिकार, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र, समान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है, मनुष्य जब जन्म तो लेता है स्वतंत्र रूप में, लेकिन पूरा जीवन उसे नियंत्रण में किसी के अधीन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में मानवों के अधिकार समान, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर सूडान। मनुष्य के जीने के लिए स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत सम्मान, ये तीन अधिकारों की तो रक्षा होनी चाहिए और इनका किसी भी रूप में, किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है,
तो ये मानवता पर प्रहार है, ये मानवता पर आक्रमण है। आखिरकार अधिकार क्या है? मानव अधिकार से हम क्या समझते हैं, या मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? क्या वही मानव अधिकार है जो मैं और आप समझते हैं? अधिकार कहीं अराजकता में न बदल जाए, स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता में न बदल जाए, इसके लिए नियंत्रण जरूरी होता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी मानव के अधिकार की परिभाषा दी गई। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मानव के अधिकार क्या है। संविधान में भी कई तरह के अधिकार, क्षेत्र के अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 तरह के अधिकार हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। तो 6 तरह के बड़े अधिकार अभी नागरिकों को प्राप्त है। क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई अधिकार है, या सिर्फ इतने अधिकार ही मनुष्य के जीवन के लिए पर्याप्त है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकार का अर्थ क्या है? तो मानव अधिकार, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मानव का अधिकार क्या है। मानव का अधिकार संविधान संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधान यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंविधाओं में शामिल, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल, समझौते में शामिल अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल अधिकार, और भारत में न्यायालय द्वारा, भारत में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा का अधिकार। व्यक्ति की गरिमा का ये मानव का अधिकार, यानी जो संविधान ने सुनिश्चित किया है अधिकार, इस अधिकार में
यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी है और आर्थिक अधिकार। यह संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया, यह संविधान इसकी गारंटी लेता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल अधिकार। भारत में न्यायालय द्वारा जो इन्फोर्सेबल राइट जैसे लिबर्टी, इक्विलिटी, पैटर्निटी, ये मानव के जीवन से जुड़े हुए अधिकार। यानी अधिकार एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। अधिकार कोई नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। अब क्या होते हैं मानवाधिकार? संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवाधिकार की परिभाषा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव किए सबको प्राप्त है। यानी वो सभी अधिकार जिसमें जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव किए प्राप्त है। यानी किसी के आधार पर भी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर भी बिना भेदभाव किए जो अधिकार प्राप्त है वो मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मानवाधिकार में दूसरा अगर पॉइंट हम देखें, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार। यानी किसी को भी गुलाम बनाकर रखना, उसे प्रताड़ित करना, उसे यातना देना, यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव किए बिना सबको प्राप्त हो, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम एवं शिक्षा का अधिकार।
कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कोई भी बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार ये मानव अधिकार एक व्यापक कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार किया गया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई, इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना यानी स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। सबसे पहले तो ये बहुसदस्यीय आयोग है। यानी इसमें कई सदस्य होते हैं। यह आवश्यक होता है कि कुल सदस्यों में से 4 सदस्य, कुल सदस्यों में से 4 सदस्य पदेन होते हैं, यानी नॉमिनेट किया जाता है। जैसे ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे। कुल 7 सदस्य होते हैं इसमें, इसमें से 4 सदस्य मनोनीत होते हैं यानी नॉमिनेट होते हैं, एक्स ऑफिशियो जिसको कहा जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। यानी इसमें 4 सदस्य, 7 सदस्यों में से कुल 7 सदस्य होते हैं, यानी 7 सदस्य, इसमें से 4 सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। इसके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और बाकी जो 3 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति होती है और ये मनोनीत होते हैं। अध्यक्ष और उप सदस्य की नियुक्ति, यानी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, सदस्य की
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर होती है और उस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी होती है, हाई लेवल की कमेटी होती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। और बाकी जो और इसमें से 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो जो भी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा और जो भी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी सदस्य होगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, अगर इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। यानी जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर उससे पहले ही अगर इनकी उम्र 70 साल हो जाती है तो इन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। इन्हें हटाए जाने का भी प्रावधान है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगर उनके ऊपर कोई आरोप है, अगर वो अपना कार्य या कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करता है और जांच में सही पाए जाने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस विभाग में यानी आयोग में 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। दरअसल अगर कोई शिकायतें आती हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, तो उसे परामर्श देने के लिए इस प्रकार के विभागों की स्थापना की गई, जैसे विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट। कोई भी कंप्लेन होता है, कोई भी शिकायतें दर्ज होती हैं, तो उस संदर्भ में कानून क्या है, इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जांच विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने स्तर से शिकायतों की जांच करता है, तो इसके लिए जांच विभाग की भी स्थापना की गई। नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। यानी ये छोटे छोटे विंग राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए कार्य करते हैं, जिसमें विधि विभाग है, जांच विभाग है, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग है, प्रशिक्षण और प्रशासन विभाग है। ये जो छोटे छोटे विंग हैं,